नया चैप्टर हमारे पास है डायरेक्ट प्रोडक्ट का। तो दो ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर G विद रिस्पेक्ट टू स्टार 1 और H विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 दो ग्रुप्स हों हमारे पास, तो G और H के डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम G क्रॉस H से डिनोट करते हैं और इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि द अंडरलाइंग सेट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्रॉस H। तो ये G क्रॉस H जो होता है ये कोई और चीज़ नहीं होता बल्कि G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यानी ये ऑर्डर पेयर्स G कामा H पर मुश्तमिल एक सेट होता है कि जिसमें G बिलोंग्स टू G और H को बिलोंग करता है। और सेकंड ये कि इस पर बाइनरी ऑपरेशन G क्रॉस H पर कंपोनेंट वाइज जो है डिफाइंड होता है। मतलब ये कि अगर मैं G क्रॉस H के बाइनरी ऑपरेशन को डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन से डिनोट कर लूँ तो G क्रॉस H के दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह से होगा G1 कामा H1 operated with another element G2 comma H2 of G cross H. This will be equal to G1 star 1 G2 comma H1 star 2 H2। मतलब ये है कि मैं G1 और G2 का बाइनरी ऑपरेशन G के अंदर ले लूँगा और H1 और H2 का बाइनरी ऑपरेशन H के अंदर ले लूँगा और उसका ऑर्डर पेयर बना लूँगा। तो G क्रॉस H का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। इसी बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू हम आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं कि G कामा H जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन B हमारे पास ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ G क्रॉस H। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो निहायत ही आसान है। कोई से दो एलिमेंट्स G1 और H1 G2 और कामा H2 ये G क्रॉस H के मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं और इन दोनों को आपस में विद रिस्पेक्ट टू दी डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G क्रॉस H और फिर इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन मैंने G के अंदर लिया हुआ है जो कि ये बनता है मेरे पास G1 स्टार 1 और फिर इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन मैंने G के अंदर लिया हुआ है जो कि ये एलिमेंट मुझे दे देता है। अब इस एलिमेंट को मैंने देखना है कि आया ये G क्रॉस H को बिलोंग करता है या नहीं। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि ये पहला एलिमेंट जो है ये G को बिलोंग करे और ये दूसरा H को बिलोंग करे। चूँकि G1 और G2 G से सेलेक्ट किए गए हैं तो इन और G ग्रुप है तो इनका बाइनरी ऑपरेशन भी G के अंदर ही आएगा। इसी तरह H1 और H2 का फाइनल रिजल्ट H के अंदर ही फॉल करेगा। तो आफ्टर ऑल ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये G को और ये H को ही बिलोंग करते हैं तो इनका ऑर्डर पेयर G क्रॉस H को बिलोंग कर जाएगा। अब आइडेंटिटी को देख लेते हैं। चूँकि G हमारे पास ग्रुप है H हमारे पास ग्रुप है तो मैंने G की आइडेंटिटी सेलेक्ट की हुई है और H की आइडेंटिटी सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि यही एलिमेंट जो है वो G क्रॉस H की आइडेंटिटी के तौर पर भी काम करेगा। और इसकी वजह ये है कि अगर मैं इसी को बाइनरी ऑपरेशन को उठाते हुए अगर मैं इस एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन ले लूँ इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर तो मेरे पास ये सूरत हाल बनेगी। बाय डेफिनेशन G का बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ और H का बाइनरी ऑपरेशन इस दूसरे आइडेंटिटी के साथ तो ये हमारे पास बनेगा G कामा H। चूँकि ये आइडेंटिटी है तो लिहाजा इससे G और ये दूसरे से H ऑब्टेन होगा। तो G का कोई सा एलिमेंट जो है मैंने इस पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर लिया और वही जनरल एलिमेंट जो है वो फिर आ गया है हमारे पास ऑपरेशन के बाद। अब ये क्वालिटी जो है ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट की होती है कि जिसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ
अगर विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप ऑपरेट किया जाए और उसी एलिमेंट पर उसमें कोई चेंजेस प्रोड्यूस न करे तो वही एलिमेंट जो है आइडेंटिटी कहलाता है। तो लिहाजा ये एलिमेंट जो है ये आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगा इस G क्रॉस H के अंदर। इसको अगर ये राइट आइडेंटिटी अभी फ़िलहाल बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये लेफ़्ट आइडेंटिटी भी होगा। तो ये एलिमेंट बोथ लेफ़्ट और राइट, तो ये एलिमेंट बोथ लेफ़्ट आइडेंटिटी भी है और राइट आइडेंटिटी भी है। तो एज अ होल ये G की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर। वन ऑफ G कामा वन ऑफ H ही डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिटी आ रही है। इस बात को मैंने यहाँ पर प्रूफ भी किया हुआ है। एक जनरल एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट G कामा H सेलेक्ट किया हुआ है इस डायरेक्ट प्रोडक्ट से। यहाँ पर सपोज कर लें कि ये G भी आइडेंटिटी नहीं है और H भी आइडेंटिटी नहीं है, और फिर इस G क्रॉस H के अंदर मैंने एक एलिमेंट G0 कामा H0 इस तरह लिया हुआ है। तो अगर यही एलिमेंट G0 कामा H0 में किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता हूँ तो यही G0 कामा H0 उस दूसरे एलिमेंट पर कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता और वही एलिमेंट जो है दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अच्छा, अब इस लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा G0 कामा H H0, दिस इज़ इक्वल टू G कामा H। आगे मैंने इससे ऑब्टेन किया हुआ है कि G0 इज़ इक्वल टू G और H H0 इज़ इक्वल टू H। चूँकि G हमारे पास एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट में इन्वर्स में मल्टीप्लाई कर लूँ तो G0 आ जाएगा G1 इन्वर्स, तो G0 आ जाएगा G इन्वर्स G यानी आइडेंटिटी ऑफ G। इसी तरह H0 आ जाएगा आइडेंटिटी ऑफ H। तो लिहाजा जो एलिमेंट G0 कामा H0 मैंने लिया हुआ था कि इसको मैं किसी दूसरे के साथ अगर ऑपरेट करता हूँ तो इस पर कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। फिर फाइनली मैंने देखा कि वही एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी ऑफ G और आइडेंटिटी ऑफ H ही आ रहा है। इसको अगर लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपको यही रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। इसी तरह इन्वर्स की बात करते हैं तो G इन्वर्स कामा H इन्वर्स इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर इज़ द इन्वर्स ऑफ एवरी G कामा H बिलोंग्स टू G क्रॉस H। क्योंकि अगर मैं G कामा H के साथ यही एलिमेंट जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास ये सूरत हाल बनेगी और ये फिर आगे जाकर आइडेंटिटी ऑफ G और आइडेंटिटी ऑफ H के इक्वल जो है वो आ जाता है। यानी अगर मैं कोई एलिमेंट G कामा H इस डायरेक्ट प्रोडक्ट से सेलेक्ट करता हूँ तो फिर G का एलिमेंट है और H का एलिमेंट है। चूँकि ये G ग्रुप है हमारे पास तो इस G का इन्वर्स भी इसी के अंदर होगा और इस H का इन्वर्स भी H के अंदर होगा। तो G के इन्वर्स और H के इन्वर्स से अगर मैं ऑर्डर पेयर बना लूँ तो यही एलिमेंट जो है इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर इस G कामा H का इन्वर्स बनता है। और ये यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन है, यहाँ पर ये जस्टिफाइड हो जाता है कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इन्वर्सेस हैं। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। कोई से तीन एलिमेंट्स G1 कामा H1, G2 कामा H2 और G3 कामा H3 मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट से सेलेक्ट किए हुए हैं और उसको एसोसिएटिव तरीके से आपस में ऑपरेट किए हैं। तो G1 कामा H1 ऑपरेटेड विद G2 कामा H2 ऑपरेटेड विद G3 कामा H3। तो सबसे पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे और इसी के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसी के साथ ये एक्सटर्नल एलिमेंट जो है इसका ऑपरेशन लिया जाएगा। तो इन दोनों का ऑपरेशन जो है वो हमारे पास बनेगा G2 स्टार 1 G3, इसी तरह H2 स्टार 2 H3। बिकॉज G का बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 था और H का बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 मैंने सपोज किया हुआ है। तो आगे ये हमारे पास G1 कामा H1 आ जाएगा। तो इन दोनों का ऑपरेशन ये आ गया। अब यही एलिमेंट इसी के साथ ऑपरेट हो जाएगा तो हमारे पास ये एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, G1 इन दोनों के ऑपरेशन के साथ और H1 इन दोनों के रिज़ल्ट के साथ ऑपरेट होगा।
अब यहाँ पर यह ऑपरेशन ग्रुप जी के अंदर है, तो जी के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको इस तरह लिखा हुआ है कि G1 ऑपरेटेड विद G2 और देन विद G3। इसी तरह H1 ऑपरेटेड विद H2 एंड देन विद H3। तो इन साइड मैंने फिर इनको अलहदा किया हुआ है, इन दोनों का ऑपरेशन अलहदा और G3 और H3 को, ठीक है, यानी बल्फाज दीगर आगे जाके इस ऑपरेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि G1 ऑपरेटेड विद G2 कामा H1 ऑपरेटेड विद H2, H1 ऑपरेटेड विद H2 और फिर उसके साथ इस एलिमेंट का ऑपरेशन। और आगे इन साइड मैंने इसको लिखा हुआ है कि पहले इसका ऑपरेशन हो रहा है तो इसके साथ ये एलिमेंट ऑपरेट होता है, तो लिहाजा मैंने इसी को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है कि इसको अगर मैं ऑपरेट करूँगा तो ये रिज़ल्ट इससे आएगा, फिर उसी के साथ ये एलिमेंट ऑपरेट कर लो। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ऑपरेशन की तरतीब जो है वो तब्दील हो गई है। पहले ये लास्ट टू ऑपरेट हो रहे थे, जबकि राइट हैंड साइड में पहले दो ऑपरेट हो रहे हैं और इसी के साथ थर्ड वन ऑपरेट होता है। ये हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर फिर हमारे पास उस ग्रुप के 3 या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स की माबेन ऑपरेशन आ जाता है तो उसको हम ब्रैकेट्स के ज़रिए सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है तो ब्रैकेट्स जो है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो लिहाजा ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमें शो करती है कि ये G क्रॉस H जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G एंड H ये ग्रुप बनाता है। इस डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम G और H का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो कि फिर स्लाइटली डिफरेंट होगा खाली लिखने के हद तक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे, जबकि आगे हम जब हम आगे जाएंगे और पढ़ेंगे इसको तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की शक्ल में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में नहीं लिखेंगे, अगरचे दोनों एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन खाली एलिमेंट्स के लिखने का तरीक़ाकार जो है वो तब्दील हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं R ले लेता हूँ, लेट R अंडर एडिशन विद ए ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। तो ये R स्क्वायर जो है दिस इज़ इक्वल टू R क्रॉस R। R square is the direct product of these two real numbers with respect to addition। तो लिहाजा ये R square with respect to addition हमारे पास ग्रुप बनाता है और इसका बाइनरी ऑपरेशन हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, x1 कामा y1 प्लस x2 कामा y2 दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2। तो ये कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट और कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन ऑफ द सेकंड ग्रुप। सेकंड एग्जांपल में मैंने सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स जो है ये लिया हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि दी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आर प्लस का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट आर प्लस के साथ लिया हुआ है और इस पर बाइनरी ऑपरेशन जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन का इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि x1 कामा y1 मल्टीप्लाइड विद x2 कामा y2 दिस इज इक्वल टू x1 x2 कामा y1 y2। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन ये r प्लस का क्रॉस r प्लस ग्रुप बनाता है और ये इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह कुछ फाइनाइट ग्रुप्स जो है
मैंने लिए हुए हैं कि फ़र्ज़ कर लो जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जनरेट करता है और इसी के अंदर दो एलिमेंट्स 1, ए आ रहे हैं, यानी ये ऑर्डर 2 का साइक्लिक ग्रुप है। इसी तरह एक दूसरा साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 2 का मैंने लिया हुआ है, उसको एच से डिनोट किया हुआ है, उसका जनरेटर बी है और एज ए सेट ये हमारे पास आ जाएगा 1, बी। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जी क्रॉस एच, 1, 1, बी, A, 1 और A, बी, ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हुआ है। और इस पर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लें तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। तो लिहाजा ये सेट जो है ये G और H का डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसी को हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट B कहते हैं। इसी तरह U(8) क्रॉस U(10) हमारे पास ये सेट आ जाता है। U(8) के एलिमेंट्स बनते हैं हमारे पास 1, 3, 5 एंड 7, ये 8 को कोप्राइम है। और इसी तरह U(10) के एलिमेंट्स बनेंगे 1, 3, 7, 9 और ये एलिमेंट्स जो है ये 10 को कोप्राइम बन रहे हैं। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है मैंने लिया हुआ है, मेरे पास ये सेट ऑब्टेन हुआ है। तो U(8) क्रॉस U(10) का कंपोनेंट वाइज बाइनरी ऑपरेशन जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 3, 7 ऑपरेटेड विद 7, 9, ये कोई सी दो एलिमेंट्स जो है मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो 3 को 7 के साथ मैं ऑपरेट करूंगा U(8) के अंदर और 7 को 9 के साथ ऑपरेट करूंगा U(10) के अंदर। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि 3 मल्टीप्लाइड विद 7 मॉडुलो 8 जबकि 7 मल्टीप्लाइड विद 9 मॉडुलो 10। तो 3 प्रोडक्ट 7 मॉडुलो 8 5 आता है और 7 मल्टीप्लाइड विद 9 मॉडुलो 10 जो है वो 3 आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7, 9 ज़र 63 बनता है और उसको अगर हम 10 पर डिवाइड कर लें रिमाइंडर 3 आता है। तो ये ग्रुप जो है U(8) और U(10) का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z2 विद Z3 लिया हुआ है कि जो कि ये ग्रुप मेरे पास बनता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इस डायरेक्ट प्रोडक्ट की पढ़ते हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है बाद में जाकर हम इसको बाकायदा प्रूफ भी करेंगे। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो फर्स्ट वन ये है प्रॉपर्टी ये है कि द डायरेक्ट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव अप टू आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज G क्रॉस H इज आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस G और G क्रॉस H क्रॉस K दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G क्रॉस H क्रॉस K। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन कम्यूटेटिव नहीं होता, अलबत्ता ये कम्यूटेटिव होते हैं लेकिन अप टू आइसोमॉर्फिज्म, यानी हम ये नहीं कह सकते कि G क्रॉस H इज़ एक्चुअली इक्वल टू H क्रॉस G, बल्कि G क्रॉस H इज़ आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस G। इसी तरह इस एसोसिएटिव डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए तो ये अब जहन में रखें कि हर चीज़ के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, जैसा कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर होल्ड नहीं करती, अलबत्ता अप टू आइसोमॉर्फिज्म जो है वो होल्ड करती है। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ ए डायरेक्ट प्रोडक्ट G क्रॉस H इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ G एंड H। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ G एंड, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ G मल्टीप्लाइड विद ऑर्डर ऑफ H। इसी तरह the order of each element G, H is the least common multiple
ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ जी एंड एच। मतलब ये है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट का ऑर्डर जी कामा एच का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी कामा ऑर्डर ऑफ एच। तो इससे अगर हम एक रिजल्ट कंक्लूड कर लें, इन पर्टिकुलर इफ ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच आर रिलेटिवली प्राइम, then order of the element g comma h will be equal to the product of the order of the element g and order of the element h। तो g एलिमेंट g और एलिमेंट h के ऑर्डर्स अगर को प्राइम हो तो फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर g कामा h का ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, बिकॉज इसका एलसीएम भी यही प्रोडक्ट ही बनेगा। तो मज़ीद अगर मैं इस रिज़ल्ट से डिडक्शन कर लूँ तो फर्दर सपोज करते हैं कि जी हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जेनरेट करता है, इसी तरह एच एक दूसरा साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन जिसको बी जेनरेट कर रहा है। फर्दर मैं सपोज करता हूँ कि एम कामा एन को प्राइम है एक दूसरे को, दे आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। तो फिर ऑर्डर ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा इक्वल ऑर्डर ऑफ जी मल्टीप्लाइड विद ऑर्डर ऑफ एच। जी का ऑर्डर एम है और एच का ऑर्डर एन है, तो ये एम मल्टीप्लाइड विद एन हो जाएगा। अब ये आगे से एम प्रोडक्ट एन जो है ये इस एलिमेंट का भी ऑर्डर बन रहा है, बिकॉज इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है इट इज़ इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए एंड द ऑर्डर ऑफ बी। एम और एन चूँकि को प्राइम है तो एलसीएम एम प्रोडक्ट एन बनेगा, तो यही एम एन इस एलिमेंट ए कामा बी का भी ऑर्डर है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट। तो इसका ये मतलब हो गया कि डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो बराबर है उसके अंदर एक एलिमेंट के ऑर्डर के। तो इसका फर्दर ये मतलब हो गया कि जी क्रॉस एच जो है ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो गया है, बिकॉज अगर किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट और ग्रुप का ऑर्डर अगर सेम बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक ग्रुप है और इसको वही एलिमेंट जनरेट करता है। मतलब ये है कि अगर x बिलोंग्स टू g है और ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g आ रहा है, तो फिर इसका मतलब होगा कि g इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय x। तो ये कुछ डिडक्शंस जो है ये प्रीवियस रिजल्ट से मैंने ये कर ली हैं।